हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रक झिल्ली हो गई ना, तो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक काला लाइव प्रोटीन से बनी होती है। तो यानी जो केंद्रक झिल्ली होती है ना हमारी, जो केंद्रक झिल्ली हो गई या फिर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक झिल्ली और या फिर जो केंद्रक कहता है होता है ना, वह किसकी बनी होती है? तो वह हो जाएगी कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो आपके लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक झिल्ली या फिर जो केंद्रक है वह किससे बना होता है? तो वह हो जाएगा हमारा कला लाइपोप्रोटीन से, कला लाइपोप्रोटीन से बना होता है। तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रक झिल्ली और जो केंद्रक है वह किसका बना होता है? तो वह हमारा हो जाएगा लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, जिसे कैरियोलिपिन भी कहते हैं। यानी क्या है? तो यानी जो हमारा केंद्रक है, तो केंद्रक क्या हो गया? जो केंद्रक द्रव्य है ना, वह किससे बना होता है? तो केंद्रक द्रव्य हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। तो हमारा केंद्रक द्रव्य किससे बना होता है? तो इसका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो हमारा केंद्रक द्रव्य है ना, वह हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है। तो हमारा केंद्रक द्रव्य किससे बनता है? जो हमारा केंद्रक द्रव्य है ना, वह हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कैरियोलिपिन के नाम से जाना जाता है। तो जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको कैरियोलिपिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है? फिर है हमारा जो केंद्रक द्रव्य है ना, तो केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमोटिन, धागे और आरएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यानी जो हमारा केंद्रक है ना, तो केंद्रक द्रव्य में क्या क्या है? केंद्रक द्रव्य के अंदर सबसे पहले तो हो गया केंद्रिका, फिर हो जाएगा क्रोमोटिन धागे, और फिर क्या है? फिर है आरएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा केंद्रक है, तो केंद्र क्या क्या पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर सबसे पहले जो पाए जाते हैं ना, वह तो होती है केंद्रिका। यानी सबसे पहले केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका। इसको तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर हमारी केंद्रिका पाई जाती है। फिर उसके बाद है हमारा क्रोमोटिन धागे। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रोमोटिन धागे, यानी केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोटिन धागे। और फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा आरएनए हो गया और राइबोसोम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका आरएनए हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपकी राइबोसोम भी हो जाएंगे। तो जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर हमारा एक तो पाया जाता है केंद्रिका, फिर हमारा पाया जाता है क्रोमोटिन धागे, और फिर हमारा पाया जाता है आरएनए व राइबोसोम पाया जाता है। तो जो केंद्रक झिल्ली है या जो केंद्रक है वह किसका बना होता है? तो इसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो हमारी केंद्रक झिल्ली है ना, जो हमारी केंद्रक झिल्ली हो गई या जो हमारा केंद्रक है, वह किसका बना होता है? तो वह हमारा होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो जो हमारा केंद्रक झिल्ली या जो हमारा केंद्रक है वह किसका बना होता है? तो जो हमारी केंद्रक झिल्ली या जो हमारा केंद्रक है ना, तो वह हमारा कला लाइपोप्रोटीन से बना होता है। तो यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जो केंद्रक द्रव्य है ना, तो केंद्रक द्रव्य के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है। यानी जो केंद्रक द्रव्य है वह किससे बनता है? तो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है। तो आपके लिए यह एक इम्पोर्टेंट है कि जो केंद्रक द्रव्य है वह किससे बनता है? जो केंद्रक द्रव्य है ना, वह न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है, जिसे कैरियोलिप भी कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कैरियोलिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो केंद्रक होता है, यानी जो केंद्रक द्रव्य होता है, तो वह
किससे बना होता है? तो केंद्रक द्रव्य हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कैरियोलिप के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे कैरियोलिप के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है? फिर है केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और क्रोमोटिन धागे और आरएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो केंद्रक द्रव्य होता है ना, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहला तो हमारा हो गया जो केंद्रक द्रव्य है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो हमको क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो हमको इसके अंदर हम केंद्रिका देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? यानी केंद्रिका इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर क्रोमोटिन धागे भी आपको देखने को मिलते हैं और आपको इसके अंदर आरएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो केंद्रक द्रव्य है ना, तो केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य के अंदर हमारा सबसे पहला तो हो जाएगा हमारा केंद्रिका, फिर हमारा हो जाएगा क्रोमोटिन धागे और फिर हमारा हो जाएगा आरएनए व राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर, जिसका अर्थ आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बन रहा है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो डीएनए है, तो क्या हो गया कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए हमारा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। फिर क्या हो गया? जिसका कार्य क्या है? जिसका कार्य है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना। यानी जो हमारा डीएनए है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए है ना, तो डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर क्या है? जिसका कार्य क्या है? यानी जो डीएनए है ना हमारा, तो डीएनए का क्या कार्य है? तो डीएनए का क्या कार्य हो गया? डीएनए का कार्य है कि जो आनुवंशिक लक्षणें होती हैं ना, यानी जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं ना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य डीएनए करता है। तो यानी डीएनए का जो हमारी दैनिक जीवन के अंदर, यानी जो हमारी वंश परंपरा है, तो उसके लिए डीएनए का क्या उपयोग है? तो डीएनए का क्या सबसे बड़ा उपयोग है कि जो ये हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं ना, जो भी हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र या फिर स्थानांतरण करने का कार्य डीएनए का होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए पाया कहाँ पर जाता है? तो डीएनए हमेशा केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यानी जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, यानी हमारे कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमें अपनी पीढ़ी से मिलती है। यानी जैसे जो लक्षण हमारे बाप दादाओं के अंदर है, वही लक्षण हमारे अंदर भी होते हैं। तो वे कौन से लक्षण होते हैं? तो वे होते हैं आनुवंशिक लक्षण। उनको किस लक्षणों के नाम से जाना जाता है? तो उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? जो आगे हमारा है जो क्रोमोटिन धागे हैं ना, वह डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो क्या हो गया? जो क्रोमोटिन धागे होते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो क्रोमोटिन धागे होते हैं ना, वह डीएनए प्लस हमारा प्रोटीन, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोटिन धागे हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोटिन धागे सबसे पहला तो हो गया हमारा डीएनए, फिर क्या हो जाएगा हमारा प्रोटीन, इनसे मिलकर बने होते हैं। यानी यह क्रोमोटिन धागे हमारे डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि जो प्रत्येक गुणसूत्र है ना, जितने भी गुणसूत्र हैं, तो प्रत्येक गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। यानी जो प्रत्येक गुणसूत्र हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। तथा डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ में जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। तो क्या हो गया?
जो प्रत्येक गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। तथा डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो डीएनए को तो आनुवांशिक पदार्थ, वह जो जीन होता है उसको आनुवांशिक इकाई के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे क्रोमोटिन होते हैं, यानी जो हमारे क्रोमोटिन धागे होते हैं, तो वह किसके बने होते हैं? तो जो क्रोमोटिन धागे होते हैं ना, वह ये तो डीएनए और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है ना, उससे मिलकर बने होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही निकल रहा है कि जो क्रोमोटिन धागे होते हैं तो वह किसके बने होते हैं? तो क्रोमोटिन धागे हमारे, ये तो हमारा डीएनए हो गया और इसी के साथ साथ जो हमारा हो गया प्रोटीन, यानी जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। वो अनुवांशिक पदार्थ हुए, जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। यानी जो डीएनए है ना, डीएनए को तो क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? तो डीएनए को जाता है आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। और जीन है, तो जीन को क्या कहते हैं? तो जीन को हम कहते हैं आनुवंशिक इकाई। यानी जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो जीन को आनुवंशिक इकाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम अपन आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है? तो आगे हमें यह देखने को मिलता है कि जो डीएनए है ना, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि यानी जो डीएनए है, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीन होता है, जीन किसे कहते हैं? तो जीन क्या हो गया? जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है ना, यानी डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है ना, उसी को ही जीन कहते हैं। तो जीन क्या हो गया? डीएनए का क्रियात्मक खंड, उसको जीन नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यानी जो केंद्रक है ना, तो केंद्रक कोशिका के अंदर की जो सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक का क्या कुछ प्रोसेस है? तो क्या है जो केंद्रक है ना, तो केंद्रक कोशिका के अंदर की जो सभी उपापचयी तथा जो रासायनिक क्रिया का नियंत्रण होता है ना, इसलिए इसे कोशिका का निर्देशक या फिर नियंत्रक भी कहते हैं। फिर क्या है जो केंद्रक है? तो केंद्रक क्या कुछ है? तो केंद्रक क्या हो गया? केंद्रक है ना, केंद्रक है तो जो है ना, वह कोशिका के अंदर की जितनी भी सभी एक तो उपापचयी और तथा साथ ही साथ जो रासायनिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है ना, तो इसी कारण इसे कोशिका का निर्देशक व नियंत्रक भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका का निर्देशक या फिर नियंत्रक किसे कहते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा केंद्रक। यानी केंद्रक को कोशिका का अंदर की जो सभी उपापचयी तथा जो रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? इसी कारण इसे कोशिका का निर्देशक या फिर नियंत्रक भी कहते हैं। उसके बाद आगे है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है वह कौन सा होता है? तो कोशिका का जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है ना, वह क्या हो गया? तो वह हो जाता है राइबोसोम। यानी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। यानी जो जंतु कोशिका है, तो जो जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वह कौन सा है? वह है केंद्रक।
यानी जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हो गया? केंद्रक। तो केंद्रक को क्या कहा जाता है? केंद्रक को जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। यानी जो हमारी पादप कोशिकाएं होती है, जो पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है तो वह क्या होता है? तो पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ना, वह लवक होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लवक है ना, तो लवक क्या होता है? तो लवक हो जाता है जो पादप कोशिका होती है ना, तो पादप कोशिका का जो भी सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ना, तो वह उस कोशिकांग को लवक कहा जाता है। यानी पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है आरएनए। आरएनए क्या है? यानी आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। यानी जो आरएनए होता है ना, एक तो डीएनए भी होता है, एक आरएनए होता है। तो जो आरएनए है ना, तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आरएनए होता है ना, जो आरएनए का जो भी संश्लेषण है, यानी आरएनए का जो भी संश्लेषण है तो वह कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण है वह केंद्रिका में होता है। तो आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो आरएनए का संश्लेषण है ना, वह केंद्रिका के अंदर होता है। फिर क्या है? फिर है डीएनए का एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिंग्स व फ्रैंकलिन ने किया था। यानी जो डीएनए है ना, तो डीएनए का जो एक्सरे विवर्तन है ना, यानी जो डीएनए है, तो डीएनए का जो एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिंग्स व फ्रैंकलिन ने किया था। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो डीएनए है क्या हो गया? जो डीएनए है हमारा, तो डीएनए का जो एक्सरे विवर्तन है, यानी जो एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा जो विस्तृत अध्ययन है वह किसने किया था? तो उसका जो विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो उसका विस्तृत अध्ययन किया था विलिंग्स व फ्रैंकलिन ने किया था। तो हमको जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हमको इस तरह से तैयार करना है ताकि हमारे पास जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आए उसके अंदर अपना तो सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मेरी तो स्ट्रेटजी यही रहती है कि मैं आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं कि आपके सामने कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए आप उसको आसानी से क्रैक कर सकें। आपको तो सिलेक्शन लेना ही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपने आप से ही एक वादा कर लीजिए अभी से कि मुझे तो इस बार 2024 के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन लेना है। अपने तो यह अपने जो आप जहाँ पर स्टडी करते हैं ना, जहाँ पर आप अपनी स्टडी करते हैं, जो आपका पर्सनल रूम है या जो आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पर नोट्स के अंदर छिपा लीजिए कि 2024 के अंदर मुझे तो एक नौकरी लगनी ही है, मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए 100%, मुझे तो इस बार एक गवर्नमेंट जॉब लगना ही है। तो अगर आपने ठान लिया है गवर्नमेंट जॉब लगना, तो गवर्नमेंट जॉब लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको इस प्रकार तैयारी कराएंगे कि आपका हर एक, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आरएएस से लेकर आपका पियोन वैकेंसी तक का भी जो भी आपका पेपर है ना, उसको हम करवाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं ताकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठो, उन एग्ज़ामों को क्लियर कर पाओ। तो जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर जितने भी हमारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, उन सभी का सिलेबस लगभग समान है। यानी किसी के अंदर एक टॉपिक कम होता है तो किसी के अंदर एक टॉपिक ज़्यादा होता है। यानी मोटा मोटी बात क्या है यहाँ पर? मोटा मोटी बात यह है कि जब आपके जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है ना राजस्थान की, तो उनमें लगभग एक सिलेबस है ना वह समान ही है। यानी समान सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपने ठान लिया है
कि आपको तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको 100% एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, यानी आपको जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो आज की क्लास हम अभी आगे से शुरू करते हैं। तो जो हमारा डीएनए है ना, तो जो हमारे डीएनए का जो एक्सरे विवर्तन है ना, वह एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिंग्स व फ्रैंकलिन ने किया था। यानी डीएनए का जो एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा पूर्ण विस्तृत अध्ययन किसने किया था? विलिंग्स और फ्रैंकलिन ने किया था। फिर क्या है? डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बन रहा है कि जो डीएनए का द्रव्यमान है उसको किस में मापा जाता है? तो जो डीएनए का द्रव्यमान होता है ना, उसको पिकोग्राम में मापा जाता है। तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो डीएनए है, जो भी हमारा डीएनए है, तो डीएनए का जो द्रव्यमान है वह किस में मापा जाता है? तो डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम के अंदर मापा जाता है। तो जो हमारा डीएनए हो गया, तो डीएनए का द्रव्यमान किस में मापा जाता है? तो डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। तथा जो डीएनए है ना, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होता है। यानी जो डीएनए होता है, तो डीएनए किस श्रृंखला में होता है उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारा डीएनए है ना, वह हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर होता है। उसके बाद कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। यानी जो कोशिका है हमारी, तो कोशिका की जो अचल संपत्ति होती है वह किसको कहा जाता है? तो कोशिका की जो अचल संपत्ति है ना, वह न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कोशिका की जो अचल संपत्ति है किसे कहा जाता है? तो वह न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। तो आपको इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना होगा कि जो कोशिका की अचल संपत्ति है वह क्या होगी? तो कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? तो अब हम गुणसूत्र पर चर्चा करने वाले हैं कि गुणसूत्र क्या होता है, किस प्रकार इसके अंदर कार्य है, क्या कुछ है, कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सभी के सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले गुणसूत्र हो गया ना, तो वह क्रोमैटिन के धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र क्या हो गए? जो क्रोमैटिन के धागे हैं ना, यानी जो क्रोमैटिन के धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या हो गया? तो गुणसूत्र हो गया हमारा जो क्रोमैटिन के धागे हैं ना, क्रोमैटिन धागों जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गुणसूत्र क्या हो गया? तो गुणसूत्र हो गया जो क्रोमैटिन के जो धागे होते हैं ना, तो क्रोमैटिन के धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के जो रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। फिर है जो प्रत्येक गुणसूत्र है ना, तो प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आपको जीन पाए जाते हैं। यानी जितने भी गुणसूत्र होने होते हैं ना, तो उन सभी गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? जो कि आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। फिर क्या है? जो गुणसूत्र है ना, वह डीएनए प्लस आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो गुणसूत्र हमारे तो डीएनए हो जाता है, एक हमारा आरएनए हो जाता है और एक हमारा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर जो बने होते हैं ना, तो वह गुणसूत्र होते हैं। फिर गुणसूत्र की खोज किसने की थी?
तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रसबर्ग ने की थी। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रसबर्ग ने की थी। जिसका नामकरण वोल्टेयर ने किया था। तो जो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो जो गुणसूत्र है उसका नामकरण वोल्टेयर ने किया था। फिर है मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं ना उनकी संख्या 46 होती है, यानी मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जिनकी जोड़ी कितनी होती है? और जिनकी जोड़ी होती है 23 यानी 23, यानी जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ी 23। फिर है नर व मादा में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान तथा एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में XX तथा नर में XY होते हैं, यानी नर व मादा में 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र, यानी जो नर और जो मादा है उसके अंदर 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान तथा एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में XX तथा नर में XY पाई जाते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि नर में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो नर के अंदर हमारा एक तो पाया जाता है XY, और जो मादा होती है उसके अंदर ओनली ओन XX गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि होने वाली संतान का निर्धारण करते हैं कि जो मादा होगा या फिर नर होगा। तो महिला के अंदर तो XX ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो महिला के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र है? महिला के अंदर X और पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका एक ग्राफ भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मनुष्य के अंदर एक तो XY गुणसूत्र पाया जाता है और एक XX गुणसूत्र पाया जाता है, और महिलाओं के अंदर XX गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रकार यह चार्ट होता है, इस जो आपने पिछले की कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो जो RNA है ना, तो RNA क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम RNA। तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी जो हमारा RNA है तो RNA के अंदर क्या पाई जाती है? तो RNA के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यानी क्या है? इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना थायमिन, तो उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो RNA होता है तो RNA के अंदर क्या कुछ पाया जाता है? तो RNA के अंदर आपको इसमें नाइट्रोजनी क्षारक है ना थायमिन की जगह आपको यूरेसिल पाया जाता है, और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि DNA से RNA बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, यानी जो DNA है और जो RNA है इससे बनने की जो विधि है ना वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि DNA से RNA बनने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। RNA की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में वह थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है, यानी जो RNA है ना RNA, तो RNA के अंदर क्या कुछ है कि RNA की जो अधिकांश मात्रा है तो कोशिका द्रव्य में, वो जो थोड़ी मात्रा है ना वह केंद्रक में पाई जाती है। फिर जो RNA का मुख्य कार्य है ना वह अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है, यानी जो RNA है ना तो RNA का मुख्य कार्य क्या हो गया? तो RNA का मुख्य कार्य हो गया अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। तो हम अब आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं कोशिका विभाजन की तरफ, यानी कोशिका विभाजन क्या है, क्या इसकी प्रोसेस है।
तो मात्र कोशिका मदर सेल से अनेक स्तनती कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन में संतति कोशिका के जन्म तक की समस्त क्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम विचरो ने दिया था, जिसने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, यस्ट, अमीबा तथा कुछ प्रोटोजोआ जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उन्हें असूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, वह इसका नामकरण फॉर्मर व मुरेरे ने किया था। समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन को फ्लेमिंग द्वारा नाम दिया गया। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज जैसी 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। 2 कोशिका विभाजन के बीच की वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं के विभाजन के लिए तैयार करती है, इंटरफेज कहलाती है। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, जिसके अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र, मध्य रेखा व मेटाफेज में आता है। एनाफेज सबसे कम अवधि में वह संपन्न होने वाली अवस्था है। समसूत्री विभाजन का अंतिम अवस्था टोफोलॉजी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।